अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। सिफाती महाज पर पाकिस्तान का बढ़ता कद और आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान की अहमियत अब ढकी छुपी नहीं रही। गुज़िश्ता शब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 1 घंटा 20 मिनट तवील मुलाकात ने जहां आलमी दुनिया में हलचल मचाई हुई है, वहां मुख्तलिफ खित्तों बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में भी इस अहम मुलाकात के दूरस्थ नताइज सामने आने का इम्कान है। जहां इस मुलाकात से दुनिया में अमन की आस में इजाफा हुआ है, वहां अमन मुखालिफ कुव्वत तो बिलखुसूस भारत को भी करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता और दिफाई महाज पर पाकिस्तान के हाथों नाकाबिले बर्दाश्त सुबकी का सामना करने के बाद भारत को सिफारती सतह पर भी सुबकी मिल रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की इस मुलाकात से मुतालिक आगे चलकर तफसीली जिक्र करेंगे, लेकिन अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने आगाज में ही भारत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहलगाम वाक़े को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। ताहम पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में जवाब देते हुए भारत के 7 तैयारे मार गिराए। साथ ही उन्होंने जंग रुकवाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली को इक़दाम जंग करार दिया। ताहम उन्होंने तमाम तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल करने की पेशकश भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी दहशतगर्दी है और गजा में जो कुछ हो रहा है वो आलमी नाकामी है। पाकिस्तान फौरी तौर पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करता है। इससे कबल गुज़िश्ता शब व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई अहम मुलाकात से मुतालिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऑफिस से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की तारीफ की और उन्हें मैन ऑफ पीस करार दिया, जो दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ है। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को उनकी जुर्रतमंदाना, दलेराना और फैसला कुन क़यादत पर सराहा, जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी में किरदार अदा किया और जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाले टैरिफ मुआहिदे पर भी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान की ज़राअत, IT, कारकुनी और मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तौसीक पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। अहम बात यह है कि इस अहम मुलाकात से कबल वज़ीर आज़म की वाशिंगटन आमद भी मरकज़ निगाह बनी रही, जब उनको खुसूसी प्रोटोकॉल और रेड कारपेट दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब एंड्रयूज एयरबेस पहुंचे तो रेड कारपेट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अमरीकी एयरफोर्स के आला अहदेदार ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया, जिसके बाद उनका मोटरकेड सख्त सिक्योरिटी हसार में व्हाइट हाउस के लिए रवाना हुआ। मुलाकात से पहले सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अजीम लीडर तशरीफ ला रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्स हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वो दोनों आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 हफ्ते के दौरान अमरीकी सदर से ये दूसरी मुलाकात है। वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान ताल्लुकात में उस वक्त गर्मजोशी देखने में आई जब सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मई में होने वाली कशीदगी के दौरान जंग बंदी करवाई थी। जबकि दूसरी जानिब वीज़ा में रुकावटों, टैरिफ में इजाफे और जंग बंदी के दावों के बायस नई दिल्ली और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। दूसरी जानिब पाक भारत जंग रुकवाने पर पाकिस्तान ने अमन के नोबेल इनाम के लिए अमरीकी सदर को नामजद करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा इसराइल ईरान जंग के दौरान अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से व्हाइट हाउस में मुलाकात भी की थी। इस हालिया मुलाकात की कामयाबी का चर्चा अब जुबान आम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त, 2025 कामयाबियों का भरपूर साल, हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल। दूसरी जानिब ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान और अमरीका की इस बढ़ती कुर्बत पर भारत में बात ना हो रही हो। मरूफ तज्ज़ियाकार अशोक स्वाइन ने एक्स पर लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ही नहीं बल्कि फील्ड मार्शल का भी वाशिंगटन आमद पर शानदार इस्तकबाल हुआ। मोदी की बेवकूफ़ी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किसी भी दूसरे आर्मी चीफ से ज्यादा ताकतवर बना दिया है। अमरीकी थिंक टैंक एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान को अमरीका में स्ट्रेटेजिक लिहाज से ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी, लेकिन मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के बाद अमरीकी इंतजामिया के लिए पाकिस्तान अहम है। माइकल कुगलमैन ने कहा कि ट्रंप की पाकिस्तान से कुर्बत की एक वजह यह है कि अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को पकड़ने की कोशिश में उनकी पहली कामयाबी पाकिस्तान से मुंसलिक थी, जब पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमला के मास्टरमाइंड को
अमेरिका के हवाले किया। उनके मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के इंडिया के साथ तनाव ने भी पाकिस्तान को अमेरिका के करीब होने का मौका दिया। माइकल कोगलमैन के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे को वाशिंगटन में पजीराई मिली, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया समझती है कि सिक्योरिटी से मुतालिक यह जिम्मेदारी अब पाकिस्तान उठा रहा है। जहां पाक भारत तनाजुर में पाकिस्तान और अमेरिका की कुर्बत मानी है, वहां मशरक वस्ता बिलखुसूस मसला फलस्तीन के हल के लिए भी पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक का असर रसूख बढ़ता जा रहा है। इसकी बड़ी मिसाल रवां हफ्ते ही अरब ममालिक की अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात थी, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे। और इसी अहम मुलाकात से मुतालिक आज एक खबर सामने आई है कि अमेरिकी सदर ने उन्हीं सरबराहान के बदाहिर दबाव पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसराइल को मगरबी किनारे का इल्हाक करने से मुताल्लिक खबरदार किया है। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर का कहना है कि वो इसराइल को मगरबी किनारे का इल्हाक करने की इजाजत नहीं दे सकते। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर का यह बयान उन इसराइली दाएं बाजू के सियासतदानों के मुतालबात को मुस्तरद करता है जो इस इलाके पर खुद मुख्तारी कायम करके एक फलस्तीनी रियासत के क़याम की उम्मीदों को खत्म करना चाहते हैं। दूसरी जानिब आज जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने आए तो उनको उस वक्त शदीद हजीमत का सामना हुआ जब आलमी बरादरी ने उनको ठुकरा दिया। मुस्लिम दुनिया समेत दीगर कई ममालिक ने उनकी तकरीर का बाइकआउट कर दिया, जिसके बाद जनरल असम्बली का हॉल खाली हो गया। इस पेशरफ से कबल अमेरिकी सदर ने अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से होने वाली हालिया मुलाकात में एक 21 नुकाती अमन मनसूबा भी पेश किया था, जिसकी तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। इस मनसूबे से मुतालिक AFP ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के मनसूबे में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई, इसराइली फौज के इनखला और बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की फराहमी शामिल है। अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं ने इस तजवीज़ का खैर मकदम किया और साथ ही इसराइली फौजी कार्रवाइयों और गजा पर कब्जे की किसी भी कोशिश को खत्म करने का मुतालबा भी किया। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने अरब और मुस्लिम रहनुमाओं को खबरदार किया कि जंग फौरन खत्म होनी चाहिए, वरना इसराइल मजीद तन्हाई का शिकार होगा। जराये का कहना है कि अमेरिकी मनसूबे में गजा के लिए एक नया निज़ाम हुकूमत तजवीज़ किया गया है, जिसमें हमास शामिल नहीं होगी। इसराइल पहले ही कह चुका है कि हमास का मुस्तकबिल की इंतजामिया में कोई किरदार नहीं हो सकता। अरब और इस्लामी रहनुमाओं ने जोर दिया कि फलस्तीनी अथॉरिटी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इसे गजा और मगरबी किनारे दोनों का नज़्म व नस्क संभालने के लिए बाइख्तियार बनाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंसूबे में फलस्तीनी अथॉरिटी का किरदार एक मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें फलस्तीनियों के साथ अरब और मुस्लिम ममालिक के फौजी शामिल होंगे और खित्ते के ममालिक से माली मदद शामिल है, ताकि तामीर नौ में मदद और नई इंतजामिया को सहारा दिया जा सके। अरब इस्लामी रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मगरबी किनारे के हिस्सों को इसराइल में जम करने की कोई कोशिश ना हो और ना ही मकबूजा बैतुल मक़दस में मजहबी मुकामात की हैसियत तब्दील की जाए। इसके अलावा उन्होंने मुतालबा किया कि गजा के शहरियों को बेदखल करने या उनकी वापसी में रुकावट डालने की इजाजत ना दी जाए। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने वादा किया कि वो इसराइल को मगरबी किनारे के किसी हिस्से को जम करने की इजाजत नहीं देंगे। इसके अलावा आज एक और अहम खबर सामने आई जब साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम गजा जंग के बाद एक अबूरी इंतजामिया की क़यादत के तौर पर सामने आया है। BBC के मुताबिक मुमकिन तौर पर इस बात पर गौर किया जा रहा है कि टोनी ब्लेयर गजा में जंग के बाद एक अबूरी इंतजामिया की क़यादत करेंगे। बताया जा रहा है कि इस तजवीज़ में व्हाइट हाउस की हिमायत और मर्जी भी शामिल है। गजा में जंग के बाद टोनी ब्लेयर अक़वाम मुत्तहिदा और खलीजी ममालिक की हिमायत से एक हुकूमती अथॉरिटी की क़यादत करेंगे और बाद में इसका कंट्रोल वापस फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया जाएगा। ताहम साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि वो किसी ऐसी तजवीज़ की हिमायत नहीं करेंगे जिसके नतीजे में गजा के अवाम को बेदखल किया जाए। टोनी ब्लेयर गजा के मुस्तकबिल के बारे में अमेरिका और दीगर फरीकों के साथ आला सदा की मनसूबाबंदी की बातचीत का हिस्सा रहे हैं। अगस्त में उन्होंने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ एक मुलाकात में शिरकत की ताकि इस खित्ते के मंसूबों पर बातचीत की जा सके। गजा के लिए एक अबूरी इंतजामिया में उनकी शमूलियत से मुतालिक बातचीत एक ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने जुमेरात को कहा कि वो ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ दो रियासती अमन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। मजमूई तौर पर यह सारी पेशरफ्त आलमी ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली की निशानदेही करती है। पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते ताल्लुकात न सिर्फ खित्ते की सियासत को नया रंग दे रहे हैं बल्कि भारत के लिए एक वाज़ेह सिफारती झटका भी है। दूसरी जानिब मशरक़ वस्ता में ट्रंप का अमन मंसूबा अगरचे कई सवालात को जन्म देता है, लेकिन सऊदी अरब और अरब ममालिक का फाल किरदार इस बात की अलामत है कि फ़लस्तीन के मसले को अब मजीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी माहिरीन के मुताबिक आने वाले हफ्ते इस बात का तयन करेंगे कि यह पेशरफ्त महज सिफारती बयानबाजी है या वाकई खित्ते में ताकत के नए तवाज़ुन की बुनियाद रखी जा रही है। तमाम मामलात पर मजीद बात करने में ज्वाइन किया है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर सरदार मसूद खान ने। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UNGA में जो खिताब था जिसमें उन्होंने
ना सिर्फ भारत को आईना दिखाया, बल्कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस है उस पर बड़ी मुफस्सल बात की। फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है, गजा के अंदर जो हो रहा है, उस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की गई। इसराइल को भी आईना दिखाया गया और आलमी जो इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की जो एक इंतहाई अहम पोजीशन बन चुकी है उस पर भी बात हुई। तो क्या कहेंगे, कैसे आता करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के खिताब का? मैं समझता हूँ मजमूई तौर पर यह खिताब बहुत ही तारीख़ी है। उसकी वजह यह है कि ये साल है 2025 का और इसमें पाकिस्तान को एक के बाद दूसरी कामयाबी मिली है। अस्करी मैदान में, सफ़ारती मैदान में और उसके अलावा जो है बयानिए के महाज पे, और इन सब पे हमें जो है कामयाबियाँ हुई हैं और दुनिया ने तस्लीम किया है। सिर्फ ये कि हम अपने मुँह से नहीं कह रहे। और पाकिस्तान का रोल भी बढ़ गया है, पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई जी हैं। हाँ। मसलन जो है जनूबी एशिया के एतबार से कि हम जो है जंग तो जीत गए, अमन कैसे कायम करवाएँ? और दूसरा ये कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। तो ये सब जो थीम्स वहाँ मौजूद थे और इनको बड़े जामे अंदाज़ में और बड़े पैशनेट अंदाज़ में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ किया है। एक और कंट्रास्ट वाज़ेह हुआ, विजुअली एंड ऑप्टिकली दिस वाज़ इम्पोर्टेंट, कि जो गज़ा के कातिल या जो सीरियर, यानी जो जिन्होंने वहाँ नस्ल कुशी की, कत्ल गारतगरी की, जी हाँ। जब वो वर्ल्ड स्टेज पे आए तो वहाँ लोग बाहर चले गए। जी हाँ। और जब हमारे वज़ीर आज़म आए तो वो सारे अंदर चले आए, सारे के सारे मंदूबीन अंदर चले आए। तो ये इसकी ऑप्टिक्स बहुत अहम है। तो मुस्तफ़ा खान साहब, जो सबसे इस वक्त अहम मामला है वो है गजा का, और ये जो इसराइल ने बर्बरियत का एक बाजार गर्म कर रखा है, उस हवाले से भी आपको लग रहा है कोई पेशरफ्त होगी? जिस तरह से आज आपने खुद जिक्र भी किया कि जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म आए यूएनजीए में खिताब के लिए तो पूरे हॉल में तकरीबन तमाम लोग ही उठकर बाहर चले गए थे। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया गया। जिस तरह से इसराइल आलमी तन्हाई का शिकार होता हुआ आज नजर आया है, और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस पर एक हल लेकर आ रहे हैं, और मुस्लिम ममालिक के जो नुमाइंदगान भी मिले थे शहबाज शरीफ समेत अमरीकी सदर के साथ, उसमें भी एक हल तजवीज़ किया गया है जिसका अगले 1-2 रोज़ के अंदर ऐलान शायद हो भी जाए। नेतन्याहू की मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। क्या समझते हैं आप, क्या हल इसका मुमकिन तौर पर निकल सकता है? इसका मुमकिना हल तो बरसों से लोगों के सामने है। सिर्फ इसराइल जो है उसकी रास्ते में हायल है और उसमें अब जो है उसने तमाम हदूद पार कर दिए हैं। उसने गज़ा में जो कत्लेआम किया है वो दूसरी जंग अज़ीम में हॉलोकॉस्ट से बुरा है, क्योंकि इसमें मैं अगर तकाबुल करूं तो आम तौर पे जो जेनोसिडियर्स होते हैं, जो जेनोसाइड करते हैं, वो खुद अपनी ज़बान से उसका इकरार नहीं करते या इतराफ़ नहीं करते। तो यहाँ नेतन्याहू, उसके काबीना के वज़ीर और उनके बहुत से स्पोक्स पर्सन्स जो हैं, वो अलल-ऐलान कहते रहे हैं कि हम उनको मारेंगे, उनके बच्चों को मारेंगे, उनको तबाह बर्बाद करेंगे, उनको जो है वहाँ से ज़बरदस्ती बाहर निकालेंगे उनके घरों से। उनका कि हम सही। उनके ख़ैमों में जो आरज़ी रिहाइशगाहें हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस वजह से जो 21 नुकाती फार्मूला सामने आया है, स्टीव विटकॉफ ने पेश किया है, उसमें तमाम मुमकिना हल जो है उसकी फ़हरिस्त जारी कर दी गई है, जिसमें हॉस्टेजेस का वापस आना, मुस्तकिल जंगबंदी जो हमास का मुतालबा था, और उसके अलावा जो है एक रियासत जिसकी एक सरहद हो, उसके बाद जो है उसके अलावा जो है उसकी सरज़मीन की हिफाजत के लिए कोई सही। फ़ौज या सिक्योरिटी फ़ोर्स हो। तो और दूसरे ये कि जो इसराइल धमकियाँ दे रहा था कि मैं मगरबी किनारे के ऊपर भी जी हाँ। कब्ज़ा कर लूँगा और गज़ा के ऊपर कब्ज़ा करके उसके ऊपर गैर कानूनी बस्तियाँ आबाद करूँगा। तो इसके बारे में वहाँ यकीन दहानी करवाई जा रही है कि इसराइल को अमेरिका आमादा करेगा या उसे मजबूर करेगा कि वो ऐसा न करे। और सही। उसने जो जो अरब ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान, इन्होंने जो कदम उठाया है, ख़ास तौर से जो सऊदी पाकिस्तान दिफ़ाई मुआहिदा है, उसके ज़रिए जो सिग्नलिंग गई है कि वो जो इसराइल ने वसीतर या ग्रेटर इसराइल का मंसूबा बनाया हुआ है, जिसकी सरहदें वो इराक़ तक ला रहा है या सऊदी अरब के इलाके के वस्त में ला रहा है या शाम में ले जा रहा है या लबनान के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है, तो उसको वहीं रोक दिया जाए, ताकि उसका ये ख्वाब कभी भी, इसका जो ये मुजरमाना ख्वाब है, ये कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो। तो इसके अलावा जो बात हो रही है वहाँ पर मुस्लिम ममालिक जो है गजा का कंट्रोल संभालें, वहाँ पे सिक्योरिटी के मामलात को देखें, उसमें लग रहा है आपको कि जो ममालिक मिले थे उनमें ज़ाहिर है पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, हमारी फौज भी वहाँ पे जा सकती है सिक्योरिटी के मामलात को संभालने के लिए, इंतजामात को?
जी, हमारा पुराना तजुर्बा है। हम सऊदी अरब में तो वैसे भी हमारे फ़ौजी मुतय्यन रहते हैं मुख्तलिफ़ मकामात पे। हमें जो है ये एज़ाज़ भी हासिल हुआ है कि हम हरमैन शरीफ की हिफाज़त करते रहे हैं। सऊदी अरब को हमने इंटरनल सिक्योरिटी दी है। उर्दुन में हमारी फ़ौजें मुतय्यन रही हैं और उसके अलावा जो है इनके साथ जो है कतर और दूसरी खलीजी रियासतों के साथ भी हमारे सिक्योरिटी राब्ते हैं। लिहाजा हमें इस टरेन का तजुर्बा है, यानी सोल्जरिंग का भी, जनरलशिप का भी और उसके बाद टेक्नोलॉजी से भी हम वाकिफ़ हैं। और अब जो माहिदा हुआ है हमारा और सऊदी अरब का, तो हमारे टेक्नोलॉजी की इंटरऑपरेबिलिटी भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के वैसे भी दफ़ाई ताल्लुकात मौजूद हैं और दफ़ाई वफूद एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। सही। वहाँ और जो फ़ोर्स बनेगी, उसमें पाकिस्तान ज़रूर इसलिए भी हिस्सा लेगा कि हमारा पीस कीपिंग का, जी हमारे हाँ। ट्रूप्स का पीस कीपिंग का वसी तजुर्बा है, अफ्रीका में, एशिया में, लातीनी अमेरिका में और बाल्कन्स में, यूरोप में। सही। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उसका हिस्सा होगा। इसी तरीके से इंडोनेशिया को होना चाहिए, तुर्की को सही। होना चाहिए और मिस्र को होना चाहिए। और मसूद खान साहब, ये बताएं कि जिस तरह की गर्मजोशी हम देख रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, एक ज़बरदस्त मुलाकात हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब की अमेरिकी सदर के साथ। क्या कहेंगे, ये जो ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी देखने को मिल रही है, अमेरिका के बहुत ज़्यादा फोकस में है पाकिस्तान, इसकी आप क्या वजूहात देख रहे हैं? अमेरिका का क्या इसमें मज़ीद इंटरेस्ट हो सकता है? एक तो ज़ाहिर है भारत वाला पहलू भी है, लेकिन वैसे इसमें आपको क्या, इसकी अहमियत क्या लग रही है? आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर जो चीज़ें इमर्ज जिस तरह से हो रही हैं, पाकिस्तान को आप उसमें कहाँ फिट इन होता हुआ देख रहे हैं और अमेरिका की क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान को लेकर? देखिए, जैसे अमेरिका ने पब्लिकली इकरार किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान नाजुक तरीन वक्त में सियासी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए, सफारती गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया है। और मुसलमान ममालिक में हमारा एक अहम मकाम है। बीजिंग और अमेरिका दोनों ने जो है थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के बाद पाकिस्तान का इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सलामती में किरदार को तस्लीम किया है। दूसरा जो है, जिस तरीके से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स शामिल हैं, वो अमेरिका को चाहिए। उसकी जो है उसका इजारा जो है चीन के पास है, लेकिन जो है अमेरिका अपनी इंडस्ट्री जो है टेक्सास हो या कैलिफ़ोर्निया हो, वहाँ बड़ी-बड़ी जो एंटरप्राइजेज़ खोल रहा है, जिसमें सेमी कंडक्टर या जिसको चिप्स कहते हैं हम ज़ुबान में। रेयर अर्थ मटीरियल्स तो हो और गई। दूसरी भी टेक्नोलॉजी है जो उनकी अपनी सनत है, उसमें हर चीज़ में उनको ज़रूरत है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स हों या लिथियम हो या कॉपर हो या कोबाल्ट हो या एंटिमनी हो। तो इसके लिए पाकिस्तान के ज़खायर मौजूद हैं। अब हमारे पास सही। एक्सट्रैक्शन की कैपेबिलिटी नहीं थी, तो उसके लिए एक मुआहिदा हो चुका है। सही। तो मतलब ये कि हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है ही अमेरिका के साथ रिश्ता, लेकिन हम इस मर्तबा कोशिश करेंगे कि गैर अस्करी अंदाज में भी ये और नॉन स्ट्रेटेजिक अंदाज में भी पाकिस्तान के साथ अमेरिका के इस ताल्लुक को अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद बना सकें। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब, आपने प्रोग्राम में जुड़ाई के नाज़रीन आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर सरदार मसूद खान की, जिनका कहना है कि कोशिश होगी कि जो नॉन मिलिट्री साइट पर भी पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका के साथ मज़ीद बेहतर हों। प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे भारत क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम को भी सियासतज़दा कर रहा है। इस पर आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं ICC के अंदर, उस पर मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। यूएई में जारी एशिया कप मुख्तलिफ तनाज़ात में घिरा हुआ है। भारतीय टीम की जानिब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना दिखाने, खेल को सियासत की नजर करने, जीतने के बावजूद रोना धोना डालने और अंपायर्स की जानिब से मुतनाज़ फैसलों ने जेंटलमैन्स गेम को शदीद मुतासर किया है। गो के पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से 2 मैचेस हार चुका है, ताहम एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ गए हैं और अब इतवार को फैसला कुन मार्का होगा। ताहम इस जंग से कबल ही दोनों टीमें बज़ाहिर आमने सामने आ चुकी हैं। गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों साहबजादा फरहान और आरिफ रऊफ के जश्न मनाने के अंदाज ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को तकलीफ में मुब्तला कर डाला था और वह बचकाना हरकतें करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायतें लेकर ICC के पास जा पहुंचा था, जिसकी आज समाअत हुई और अपने फैसले में ICC ने कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया है, जबकि साहबजादा फरहान पर कोई जुर्माना आयद नहीं किया गया, उन्हें सिर्फ वार्निंग जारी की गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद इनामात तकसीम करने की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने
हालिया पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान की हाथों शर्मनाक शिकस्त के बावजूद पिटाई का मुजाहरा करते हुए अपनी अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया था और इसी मामले को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने उठाकर भारतीय कप्तान पर खेल को सियासतज़दा बनाने का जिम्मेदार ठहराया था। इस मुतालिक गुज़श्ता रोज आईसीसी ने समाअत की थी और आज अपने फैसले में सूर्या कुमार यादव को कसूरवार ठहराया गया और बतौर सजा उन पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया गया है। इससे कबल आज होने वाली समाअत में कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान ने मैच रेफरी के रूबरू पेश होकर तमाम भारतीय इल्जामात को मुस्तरद किया। वाज़ेह रहे कि साहबजादा फरहान ने 50 स्कोर करने के बाद खुशी का इजहार करते हुए बल्ले को बनावटी गन बनाकर फायर करने का इशारा किया था। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने मैच के दौरान विकेट लेने के बाद और बाउंड्री लाइन के करीब फील्डिंग करते हुए भारतीय तमाशाइयों की होटिंग का जवाब देते हुए तैयारा तबाह होने का इशारा किया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और फैंस को पाकिस्तान से मैच जीतने के बावजूद हारिस रऊफ का अंदाज एक आंख ना भाया और भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को पेनलाइज करने के लिए आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई थी। भारत की जानिब से की जाने वाली शिकायत पर आज हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश हुए। जराये का बताना है कि मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान से मुख्तलिफ नौयत के सवाल किए। जराये के मुताबिक हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान ने तहरीरी तौर पर भी अपने जवाबात मैच रेफरी को जमा कराए और अपना केस मजबूत अंदाज में मैच रेफरी के सामने रखा। जराये ने बताया कि साहबजादा फरहान ने इल्जामात का एतराफ नहीं किया और कहा कि उनकी सेलिब्रेशन ना तो सियासी नौयत की थी और ना ही उन्होंने सेलिब्रेशन में भारत को टारगेट किया था। पख्तून रिवायात में ऐसे ही सेलिब्रेशन करते हैं। जराये का कहना है कि मैच रेफरी की जानिब से हारिस रऊफ से 6-0 का इशारा करने के बारे में पूछा गया। हारिस रऊफ ने आईसीसी से सवाल कर दिया कि इन इल्जामात पर उनका एतराज है क्या। जराये के मुताबिक हारिस रऊफ ने दौरान समाअत कहा, मुझे बताया जाए कि आप लोगों के ख्याल में इसका क्या मतलब है। इल्जामात के हक में कोई सबूत नहीं है। हारिस रऊफ के सवाल पर रेफरी रिची रिचर्डसन खामोश हो गए। जराये का बताना है कि मैच रेफरी ने हारिस रऊफ से कहा, आपका इशारा शायद किसी और चीज की तरफ था, जिस पर हारिस रऊफ ने कहा, आप बताएं मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रहा था। मैच रेफरी ने हारिस रऊफ से पूछा, आपने इशारा बार बार क्यों किया, जिस पर फास्ट बॉलर का कहना था कि यह सिर्फ शायकीन के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ की जानिब से सेलिब्रेशन के जिस अंदाज पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड रोना धोना डाल रहा है, ऐसी सेलिब्रेशन उनके अपने खिलाड़ी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी और दीगर मुल्कों के खिलाड़ी जैसे कि सर विविन रिचर्ड, राइली रूसो, जनूबी अफ्रीका के टिंडा पेवुमा भी कर चुके हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि हारिस रऊफ की जानिब से किए जाने वाले इशारे से मिलती जुलती सेलिब्रेशन दीगर खेलों के लेजेंड्स भी कर रहे हैं, जैसे कि नामवर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो की इस वीडियो को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किए जाने ने भारत को और भी ज्यादा तकलीफ में मुब्तला किया। इसके अलावा वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से हारिस रऊफ के इशारों को सराहने ने इंडिया के लिए मजीद जल्दी पर तेल का काम किया। गो के पाकिस्तान की जानिब से खेल को हमेशा खेल ही की तरह खेला गया, लेकिन भारत वो कमजोर हरीफ है जो ना सिर्फ खेल में सियासत को लाता है बल्कि बेईमानी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा ना करके अपनी जीत को खुद ही दागदार और मुतनाज़े बना देता है। इस तनाज़े और पाक भारत फाइनल से मुतालिक मजीद बात करने के में ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग ने। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जिस तरह से आईसीसी ने नोटिस लिया सूर्या कुमार यादव की मीडिया टॉक थी जो मैच के बाद, जिसमें उन्होंने खेल को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की, सियासी बयान दिया, उसके बाद फिर अगले मैच में पाकिस्तानी जो खिलाड़ी थे वो भी भारतीय शायकीन की होटिंग पे या बाकी किसी और वजह से वो भी बड़े जज्बाती हो गए और आज उस पर फैसला भी आ गया। 30% जो है सूर्या कुमार यादव को मैच फीस जो है वो जुर्माना हुआ है, हारिस रऊफ को भी 30% हुआ है, जबकि जो साहबजादा फरहान हैं उन्हें वार्न करके छोड़ दिया गया है। क्या कहेंगे, आईसीसी ने फिर बिलाखिर नोटिस ले लिया, जिस तरह से भारत ने खेल को सियासतज़दा करने की कोशिश की थी, बेहतर एफर्ट है ये, अच्छी एफर्ट है ये? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया समर अब्बास। दरअसल मसला ये हुआ कि बैलेंस किया है आईसीसी ने। हालांकि सूर्या कुमार यादव ने बड़ा ऑफेंस किया था, उसको तो ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन 30% लगा के छोड़ दिया। उसने तो सियासी बयान दिया था, अपने जवानों की तारीफ कर रहा था, उसने तो बिल्कुल क्रिकेट के खेल को एक सियासी अखाड़ा बना दिया था। लेकिन अब उन्होंने जो, मैं आपको अंदर की हियरिंग की बताऊं कि जब हारिस रऊफ से मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने, जिनका वेस्टइंडीज से ताल्लुक है, उनसे पूछा कि ये 5 और 1 ये क्या है, तो हारिस रऊफ ने कहा आप बताएं, मुझे तो नहीं पता ये क्या है। तो वो बड़ा परेशान हुआ।
फिर उसको पता तो था कि ये क्या, इसके किस कॉन्टेक्स्ट में। तो हारिस रऊफ ने उसको यही कहा कि मैं तो पब्लिक की तरफ कह रहा था, मेरे चाहने वाले भी थे, मैं उनकी तरफ ये कह रहा था कि 6 आदमी है। तो अब उस वहां से तो हारिस रऊफ बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहरहाल मैच रेफरी को चूंकि पम्प किया हुआ था, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, तो इसलिए उसके ऊपर 30% जुर्माना हुआ। और साहबजादा फरहान की बड़ी दिलचस्प बात थी, जब उससे पूछा मैच रेफरी ने कि ये क्या कर रहे थे, तो उसने कहा कि मैं पख्तून हूं और हमारे ये रिवायत है कि खुशी की सूरत में हम गन चलाकर सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं मैदान में गन चलाकर सेलिब्रेट कर रहा था, तो इसलिए वो तो बच गया। लेकिन उनको बैलेंस करना था कि अगर सूर्या कुमार हारिस रऊफ को फाइन कर रहे हैं तो सूर्या कुमार यादव को तो ज्यादा फाइन होना चाहिए था, सस्पेंशन भी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बहरहाल ये जो इंडिया इस खेल को तबाही के दहाने पर ले जा रहा है, आप देखें समर के भारतीय जो है वो जय शाह, वो आईसीसी के चेयरमैन, भारत से ताल्लुक रखने वाले संजोग गुप्ता, वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव, भारत से ताल्लुक रखने वाले राज, वो आईसीसी के डायरेक्टर मीडिया, और बेशुमार लोग भारतीय ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले आईसीसी में। तो फिर ये आईसीसी न्यूट्रल तो नहीं रही, लेकिन आज जो फैसला आया वो बैलेंस उन्होंने किया है, वरना उसूलन मेरी नजर में सूर्या कुमार यादव को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी। सही है। और ज़ाहिर है अब एशिया कप जो है वो शुरू से ही बड़ी कंट्रोवर्सीज में घिरा रहा है और एक बड़ी बैटल होने जा रही है। 41 साल बाद पाकिस्तान इंडिया एशिया कप के फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। क्या देख रहे हैं आप मिर्जा इकबाल बेग साहब, जो मोमेंटम पाकिस्तान टीम ने गेन किया है पिछले 2 मैचेस से, पर्टिकुलरली जो कल का मैच था जिसमें जिस तरह से पूरी टीम हमें एनर्जेटिक दिखाई दे रही थी, जिस तरह से हम टेक ऑन करने जा रहे हैं संडे को इंडिया को, तो क्या लग रहा है आपको कि इंडिया ने दावे तो बड़े बड़े कर दिए हैं, बोल तो बहुत बड़े बोल दिए हैं, क्या देख रहे हैं आप होता हुआ संडे को? फिर देखिए, क्रिकेट के खेल में समर एक चीज है कि अगर कोई चीज टीम जो है वो पीक पर जाती है तो कोई ना कोई उसका बुरा दिन जरूर आता है। भारतीय टीम अनबीटेबल है इस टूर्नामेंट में, आज श्रीलंका के मैच से कबल। तो भारतीय टीम जिस तरह की वो कर रहे हैं, और वो एक ही बैट्समैन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा के, जिन्होंने इस मैच से कबल 248 रन बनाए थे। तो अगर अभिषेक शर्मा आउट होता है तो पाकिस्तान के लिए चांसेस है। पाकिस्तान की बॉलिंग तगड़ी है, जिस तरह हमारे बॉलर्स ने कल बॉलिंग की बांग्लादेश के खिलाफ, हारिस रऊफ ने या शाहीन शाह अफरीदी ने, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे बैट्समैन जो है ना वो हमें बहुत टेंशन दे रहे हैं। जिस अंदाज से साइम अयूब गुज़िश्ता 6 मैचों में सिर्फ 23 रन बनाए, 4 मरतबा 0 पर आउट हुए। कप्तान जो है वो सलमान अली आगा वो रन स्कोर नहीं कर रहे। फखर जमान कभी करते हैं कभी नहीं करते। साहबजादा फरहान ने एक मैच में किए, दूसरे मैच में फेल हो गए। तो ये हमारी बैटिंग जो है वो हमारा वीक पॉइंट होगी। लेकिन जिस तरह का जज्बा आया है, जैसे पाकिस्तान ने श्रीलंका को 134 रन नहीं कर दे दिया, हराया, और जिस तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कल हराया, उसको 134 रन तो पाकिस्तान ने कर लिए श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन बांग्लादेश को कल जो हराया 135 रन करके, तो पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है वो स्काई हाई है, और मुझे उम्मीद है कि अब पाकिस्तानी टीम हैट्रिक नहीं करने देगी भारतीय टीम को। तो क्या समझते हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, पाकिस्तान को सेम कॉम्बिनेशन के साथ ही फाइनल में जाना चाहिए या कुछ तब्दीलियां टीम में होनी चाहिए? देखिए समर अब्बास, दरअसल मसला ये कि एक बॉलर पाकिस्तान अगर डाले मेरी नाकिस राय में तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप स्पिन बॉलिंग का तो शुबा, साहिब अयूब को आप आराम कराएं, ओपन तो हारिस भी कर सकता है, ओपन तो फखर भी कर सकता है। साहिब अयूब नाकाम है, आप उसको उसकी बॉलिंग की बेसिस पर क्यों लेकर आ रहे हैं? जब वो बैटिंग के लिए आए थे और जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में नहीं, जो जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और वहां साउथ अफ्रीका में रन्स किए थे तो हमने कहा कि हमें सईद अनवर मिल गया एक आइंदा आने वाले दिनों में, लेकिन उसके बाद वो अपने कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, विकेटें ले रहा है। अब हमें लगता है सईद अजमल मिल गया है, बजाय इसके कि वो जो सही बातों में जो साइम अयूब था वो कहाँ चला गया, जो जारहाना अंदाज से पैर जमीन पे टिका के हिटिंग करता था। तो मेरे ख्याल में अगर एक चेंज पाकिस्तान करता है, आपके पास हसन अली बाहर बैठा हुआ है या आपके पास मोहम्मद वसीम जूनियर बाहर बैठा हुआ है, आप इनमें से किसी एक को डाल सकते हैं। किसकी जगह पर? साइम अयूब की जगह पर, क्योंकि साइम अयूब इनिंग्स ओपन कर रहे थे, 1 डाउन आ रहे थे वो, तो 1 डाउन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके पास बैटिंग आपकी जो है हुसैन तलत है, फिर उसके अलावा सलमान अली आगा है, मोहम्मद हारिस है, फिर मोहम्मद नवाज आपकी बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए और फिर नीचे बैटिंग शाहीन आफरीदी ने जो बैटिंग की आप देखें कि किस तरीके से, तो उसको देखते हुए एक बॉलर अगर आप तगड़ा खिलाएंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा टारगेट होगा, अभिषेक शर्मा अगर जल्दी आउट होता है तो भारतीय टीम के ताजिए जो है ना वो ठंडे हो जाएंगे। उसकी वजह ये कि भारतीय टीम बहुत ज्यादा रिलाय कर रही है, सूर्या कुमार भी कुछ नहीं कर रहा, शुभमन गिल भी श्रीलंका के खिलाफ मैच में आज भी जल्दी आउट हो गया, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी अगर अभिषेक शर्मा आउट हो जाता है तो।
और ज़ाहिर है टीम में फ़हीम अशरफ की इंक्लूजन पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि उनका टीम में जो है रोल अभी तक समझ नहीं आया। वो टीम में एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बॉलिंग एज ए बॉलर खेल रहे हैं, तो बॉलिंग उन्हें एक तो बहुत कम वो करते हैं बॉलिंग, जब करते हैं तो वो भी कोई इतनी ज़्यादा मौसर बॉलिंग नहीं की। बैटिंग में भी उनका रोल जो है वो जब आता है तो वो इतना इफेक्टिवली वो अपना रोल प्ले कर नहीं पाते। तो क्या समझते हैं आप, उनकी जगह पर टीम में किसी प्रॉपर फास्ट बॉलर को शामिल कर लिया जाए या किसी बैट्समैन को शामिल कर लिया जाए? देखिए, फ़हीम अशरफ ने छोटी-छोटी इनिंग्स खेली, उनको आखिरी 2-3 ओवर्स खेलने को मिलते हैं, रन्स वो बना रहे हैं। बॉलिंग में वाक़ई में आपने सही कहा कि उनको सही तरीके से सलमान अली आगा यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि ठीक है, पाकिस्तान जीत गया, श्रीलंका के खिलाफ जीता, बांग्लादेश के खिलाफ जीता, फाइनल में पहुंच गया, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट की मायूस कुन बात जो थी, वो सलमान अली आगा की कप्तानी थी। उनको कप्तान किसने बना दिया? लास्ट ईयर नवंबर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना T20 डेब्यू किया। उसके बाद वो जब जिम्बाब्वे गए तो पाकिस्तान के कप्तान बन गए। तो सलमान अली आगा को अभी इतना तजुर्बा नहीं है कप्तानी का, उनको बनाकर हमने देख लिया कि किस तरीके से वो कप्तानी कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस बॉलर्स की वजह से हम जीते मैचेस। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सलमान अली आगा आपका वीक लिंक है। देखिए अब आइंदा मैचेस में क्या होता है। और भारत ने जिस तरह से बड़े बॉल बोल दिए हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, क्या आप फिर इस पे आपकी पेशगोई क्या है? मेरा तजुर्बा तो ये रहा है कि जिसने बड़ा बॉल बोला है क्रिकेट में वो मुंह के बल गिरा है हमेशा। इस फाइनल में आप फिर किसे फेवरेट देख रहे हैं? देखिए 18 जून 2017 को जब पाकिस्तान ने फाइनल में ओवल लंदन के मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी के भारत को हराया था, मैं वहीं था और उन लोग बड़े बोल रहे थे। फखर जमान ने मार मार के बुरकस निकाल दिया और पता ही चला कि आधे मैच के बाद ही भारतीय जो तमाशाई थे वो भारत का परचम बगल में दबाए बाहर जा रहे थे। तो बड़े बोल का नतीजा जो है वो हमेशा नुकसानदेही साबित होता है और पाकिस्तान के लिए मौका है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। अगर भारत शोर मचा रहा है तो पाकिस्तान को चाहिए कि इनको हराए ताकि ये अब इन ठिकाने लगे, क्योंकि इनके इनके पास और कुछ है ही नहीं। सियासत करते हैं एरोगेंस जो है ना, मुख्तलिफ किस्म। उस जी एरोगेंस का हल जो है वो एक बड़ी इबरतनाक शिकस्त में ही मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। मैं ये कह रहा हूँ ना, अभिषेक शर्मा अगर जल्दी आउट होता है कल पाकिस्तान के लिए बड़ा मौका होगा और पाकिस्तानी बैट्समैनों को भी थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। कल सही। बांग्लादेशी बॉलर्स के खिलाफ जैसे हमने बैटिंग की कि पहले साहबजादा आउट हो गए, फिर उसके बाद फखर आउट हो गए, तो वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। भारतीय बॉलिंग बनिस्बत बांग्लादेश के ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है। भारत की तरफ से जिस तरह की एरोगेंस शो की जा रही है, जिस तरह से खेल को पोलिटिसाइज किया जा रहा है, उसका जवाब जो है वो एक इबरतनाक शिकस्त के अंदर ही मौजूद है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और जो इस वक्त एग्जेक्टिव वर्सेस जुडिशरी एक तनाज़ा बना हुआ है, ये किस तरफ जाएगा, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन। एक तरफ हुकूमत उलझी हुई है जुडिशरी के साथ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ तनाज़ा चल रहा है। जस्टिस जहांगीरी जो हैं उनका मामला अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास होना है अगले हफ्ते, उसमें क्या होता है। लेकिन इतलात यही है कि शायद उसमें कोई फैसला ना हो सके, चूँकि मिसकंडक्ट का मामला वहाँ देखा जाता है। जो ये मामला है, ये अहलियत का मामला है, शायद हुकूमत को नई पटिशन दायर करनी पड़े। हुकूमत क्या करेगी इस हवाले से, इस पर बात भी होगी। और इसके अलावा नाजरीन, जो अहम मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक मूवमेंट का नया फेज शुरू करने जा रही है। कल एक जलसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर के अंदर, और ये इमरान खान की तरफ से जो हिदायत थी कि मोमेंटम बढ़ाया जाए, उस सिलसिले में एक बड़ा जलसा किया जा रहा है। जलसे से तहरीक इंसाफ का गेन कर पाएगी, उस पर बात भी होगी। और नाज़रीन, इसके अलावा हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी पीपल्स पार्टी अब हुकूमत को उसने जो है वो मसल्स दिखाने शुरू कर दिए हैं। बड़ी सख्त तनकीद हुई कल बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, फिर उस पर मरीम नवाज ने जवाब भी दिया। ये जो लड़ाई है ये कहाँ तक जाएगी, इसी पर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब का जो मामला है, क्या लग रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई फैसला उनके हवाले से आ जाएगा? चूँकि एक कानूनी राय तो ये भी है कि ये प्योरली अहलियत का मामला है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो सिर्फ मिसकंडक्ट के मामला को देखती है जजेस के हवाले से, तो इस मामले का शायद वहाँ फैसला ना आ सके, कोई नई फ्रेश पटिशन जो है वो डालनी पड़े हुकूमत को। तो इस पे आएंगे आप लोग, नई पटिशन लेकर आएंगे या क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मल्टीपल जो लिटिगेशन है वो चल रही है। इस हवाले से लिटिगेशन के अलावा मल्टीपल प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं। एक मामला तो सिंध हाई कोर्ट में है, एक मामला इधर सुप्रीम कोर्ट में भी है जो 29 तारीख को फ़िक्स है। तो दीगर मामलात भी
उसी में ही, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी प्रोसीडिंग्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि मिसकॉन्डक्ट और उसके अलावा जो एक अहलियत है उस हवाले से भी देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि 29 को एक तो उनको काम करने से जो रोका गया था, वो 29 तारीख को केस लगा हुआ है, उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपके सामने होंगी। मेरा एक ज़ाती व्यू है, मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर मामला 209 के तहत ही हो सकता था। वहाँ पे अगर जो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी उनको टेकअप जल्दी हो जाना चाहिए था। वो ज़ाहिरी बात है हुकूमत के कंट्रोल में तो नहीं है, वो तमाम तर मामला एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे है जो कि जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने या उसके मेम्बरान ने वो खुद चलाना होता है तमाम तर मामला, और उसमें किसी की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ तक अहलियत की बात है तो वो तमाम तर मामला सिंध हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया है और उन्होंने कहा कि दीगर वकला, क्योंकि वेरियस पिटिशंस थी, उन वेरियस पिटिशंस में उन्होंने कहा कि कई वकला जो हैं वो उस वक्त तक चले गए थे। एक वकील साहब को जब उन्होंने कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं, तो फिर बेंच को डिक्टेट करने की कोशिश की गई और उनको बताया गया कि हम चाहते हैं प्रोसीडिंग्स आप इस तरह चलाएं। तो उस पर अदालत ने भी ये अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं और कहा है कि हमें ये डिक्टेट नहीं किया जा सकता कि हमने अदालत की प्रोसीडिंग्स को किस तरह कैरी आउट करना है। तो ये तमाम तर मामला, और उसके बाद फिर जब उन्होंने दीगर पिटिशंस टेकअप की तो वो वकला मौजूद नहीं थे, या पिटिशनर इन पर्सन जो इज़्ज़त माब जज साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी मौजूद नहीं थे, और वॉकआउट हो गया और फिर बात ना हो सकी। तो अब तो यूनिवर्सिटी ने भी जो, क्योंकि पहले ये मामला अगस्त 2024 से थोड़ा सा पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है। अगस्त 2024 से मामला जब शुरू हुआ सिंडिकेट के हवाले से, फिर उसको इसी सिंध हाई कोर्ट ने जो है स्टे कर दिया गालबन, और उसके बाद फिर अब जो है कराची यूनिवर्सिटी की जो एक आई है डिक्लेरेशन या उसका जो ऑर्डर है, तो उस हवाले से वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करते, ये कभी स्टूडेंट नहीं थे। तो आई थिंक इसमें फर्दर एक प्रोब होना चाहिए। मेरा एक ज़ाती व्यू है, मैं समझता हूँ कि एक बाकायदा तरीके से, क्योंकि एक वेरियस लेवल से इंसान गुजरा और मुख्तलिफ पोजीशन पे जो एक फैक्चुअल पोजीशन है, तो चाहिए उनको कि एक थरली इसको प्रोब किया जाए और देखा जाए। यूनिवर्सिटी की तो डिक्लेरेशन आ गई, लेकिन जो दीगर प्रोसीडिंग्स हैं उन पर भी जो है वो उनको टेकअप होना चाहिए, और जल्द से जल्द इस मामले को जो है वो क्लोज होना चाहिए। एक फाइनलिटी आनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ मामला होना चाहिए। रिप्रेजेंट करते हैं एग्जेक्टिव को, और एक राय है, एक तासुर ये है कि जो 6 जजेस जिन्होंने हाथ लिखे थे उनमें जहांगीरी साहब पहले हैं, एक के बाद एक सबका नंबर लगना है। क्या ये तासुर दुरुस्त है, इसी तरफ जारी है? ये तासुर बिल्कुल गलत है, और मैं ये समझता हूँ कि उनमें से एक जो जज थे गालिबन उन्होंने तो विड्रॉ भी कर लिया था। जहाँ तक दीगर जजेस की बात है, जस्टिस जहांगीरी को छोड़ के, क्योंकि उनका केस तो फिक्स हो गया, लेकिन बाकी सब ने जो पिटिशंस की, मुझे बसद एहतराम माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि ये ऑडियंस जो थी, या ये जो ऑप्टिक्स के लिए जो तमाम तर मामला किया गया, खुद चल के सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पे पिटिशंस फाइल की। आम रूटीन में अगर आप देखें, किसी जज साहब ने अगर कोई पिटिशन भी करवानी होती है तो 100 वकला मौजूद होते हैं, उन वकला में से किसी को कहते हैं कि ये कर दें। AOR की सहूलत मौजूद थी उनको, और AOR से वो फाइल कर सकते थे, लेकिन असल जो उनका हदफ है, जो असल जो ऑप्टिक्स के लिए या मीडिया पे जो तमाम तर मामला, क्योंकि असल ऑडियंस उनकी मीडिया है, असल ऑडियंस उनकी सुप्रीम कोर्ट के इज्जत माब जज साहिबान नहीं है। करियर दाव पे लगा हुआ है उसकी पूरे नहीं, उसके अलावा वो जो रजिस्ट्रार की आप बात करें कि रजिस्ट्रार ने एतराज लगाया कि ये कुछ जाती नोयत के मामला लगते हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल, क्योंकि एक ग्रीवेंस तो है, और उसका आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली आपको देखना पड़ेगा। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस ट्रांसफर होकर आए, क्या इन जज साहिबान ने पिटिशन नहीं की? बिल्कुल की। जब वो सीनियरिटी का मामला आया तो फिर इंटरेस्टेड पार्टी थे, इन्होंने सीनियरिटी को भी चैलेंज किया। तो ये तमाम तर मामला फिर तो एक इंटरेस्टेड पार्टी आ गई ना, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। फिर उस तमाम तर मामले को आप वहां पे लेके गए और आपने कहा जी कि ये हम फिर जाती नोयत का मामला नहीं था, और क्या स्टैंड लिया था डोगर साहब के खिलाफ, तो अब उनका मौक़िफ़ तो यही है कि हम ज़ेर अताब है, हमसे तो पूछा नहीं जाता, हमें जो है वो बेंचेस नहीं है। वो जजमेंट भी आ गई समर साहब, वो जजमेंट भी डिटेल ऑर्डर आ चुका, 50 सफ़ों से ज़्यादा का वो ऑर्डर है, और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें क्या ऐसी इलीगैलिटी कमिट हुई है, हमें भी बताएं। क्या आर्टिकल 200 एग्जिस्ट नहीं करता? क्या ये सदर का इख्तियार नहीं है? क्या जो लोग इंटरेस्टेड, जो उस ट्रांजैक्शन का पार्ट थे जिसमें चीफ जस्टिस और सबसे पहले वो जज जो ट्रांसफर होके आने हैं, उसके बाद उस मुतलका कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, जो हाई कोर्ट का, और उसके साथ साथ जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर होके आने हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो सदर ने सबके साथ मुशावरत की, और इवन रजामंदी और कंसेंट भी शामिल था। फिर मेरे ख्याल से अगर ये मैं ना मानूं या मुझे पसंद नहीं है, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब आइन और कानून किसी चीज़ की इजाज़त देता है तो फिर वो इस्तेमाल भी, और ये कुछ 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में नहीं हुआ।
मैं ये फ्रॉम द वेरी आउटसेट ये कहूं, ये हमने 26वें आईनी तरमीम में नहीं किया, ये एग्जिस्ट कर रहा था आर्टिकल 200 उससे बहुत पहले, और ये एक दो दफा पहले इस्तेमाल भी हुआ है। अब इस दफा अगर इसको यूज हुआ, क्योंकि फेडरेशन ये चारों सूबों को मिला के, चारों इकाइयों को मिला के ही वफाक बनती है, और ये खूबसूरती है वफाक की कि ये तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन। बैरिस्टर वकील साहब के कल तहरीक इंसाफ एक जलसा करने जा रही है, और लग रहा है आपको कि एक नई फ्रेश मूव जो है ये यानी कि उसका इशारा है एक नई मूवमेंट की, जो है एक नई लहर शुरू होने वाली है आपके खिलाफ? नहीं समर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख का नाकाम तरीन जलसा मुझे नज़र आता है, और उसकी वजह यह है कि केपी में हो रहा है, पेशावर में हो रहा है, शायद कामयाब जलसा हो। स्टेट रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, सरकारी मुलाजमीन को लेके आए, गाड़ियाँ भर के वहाँ पे जलसा गाह में जो है वो उनको फेंक दें, तो फिर वो एक और सूरत हाल है। लेकिन असल जो इनका वर्कर है वो मैं समझता हूँ कि वो जो पॉपुलर एक सपोर्ट थी या पॉपुलर वेव थी, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। ग्राउंड रियलिटीज़ ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद, मार्का हक के बाद, और हाल ही में अगर आप देखें ये आम अब पब्लिक में जाएं तो ये बातें हो रही हैं। आम पब्लिक ये बात कर रही है कि सऊदीया के साथ जो मोस्ट रिसेंट जो बात है कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ब्रदर मुल्क जो इस्लामी मुल्क है उसके साथ जो मुआहदा हुआ है, उसके बाद यकसर एक सिचुएशन बदल चुकी है। जो एक पॉपुलर वेव या सपोर्ट या एक पॉपुलिज्म था वो अब ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता। ये हुकूमत काम कर रही है, पॉपुलर जमात नहीं रही। आप कैमरा उठा के पब्लिक में पॉपुलर है अब। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने पॉपुलर किया, और ये तौफीक अता फरमाई कि हम मिल के अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मुल्क की खिदमत की, हमने इस मुल्क के लिए जो काम किए। ये 2025 का वही साल है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद तरीन कामयाबियां मिली हैं सवारती महाज पे। आप देखें कि 3 मुलाकातें सदर ट्रंप के साथ हुई हैं, और कल जो है सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने कहा क्या अजीम लीडर मुझे मिलने आ रहे हैं। सही है। तो ये बताएं बैरिस्टर वकील साहब के इस सारे जो है सियासी लड़ाई झगड़े के अंदर इमरान खान साहब तो ये दावा कर रहे हैं कि मुझे जेल में 2 बार डील की ऑफर हुई है, बार बार मुझे डील की ऑफर की गई है। तो ये क्या डील आप ऑफर कर रहे हैं? अगर वो पॉपुलर नहीं है फिर आपने डीलें क्यों ऑफर कर रहे हैं? देखिए, हमने तो कोई डील ऑफर नहीं की, ना कि और से या किसी और ने कोई डील ऑफर की। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ही इमरान खान साहब को डील ऑफर कर रहे हैं, और ये एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, जो एक अपने ही आपसे बातें करके तो फिर अपने आप को डील ऑफर करना। हमारे तरफ से कोई डील ऑफर नहीं है, ना कोई डील है, ना कोई ढील है। और मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि जो केसेस ऑन गोइंग है और जिन केसेस में सज़ा हो चुकी है, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ही उनका फैसला होना है। अगर कोई ये कहे कि वो कोई डील कटिंग करके या किसी कोई कट शॉट करके सज़ा अपनी जो है माफ़ करवा लेगा, ये भूल है उनकी। लेकिन जो वो तनकीद कर रहे हैं कि 26वीं तरमीम के बाद जो कह रहे कि आपने कहा कि केसेस अब वो अपने ऑर्डर पर लगेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहब भी तनकीद कर रही हैं, खान साहब भी कर रहे हैं कि सीक्वेंस वो ये कह रहे हैं होगा कि पहले उनको सज़ा दी जाएगी तोशाखाना 2 के अंदर, उसके बाद फिर उनकी अपील लग जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो भी गई तो उन्हें एक और केस के अंदर चूंकि सज़ा हो चुकी होगी ताकि वो जेल से बाहर ना आए। वो कह रहे हैं स्क्रिप्ट ये है, प्लान ये है सारा उनके बारे से। तो क्या उन्होंने कोई स्क्रिप्ट राइटर से बातचीत की है, गुफ्तगू की है, या उनसे कोई नोट्स? अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं ये अगर ऐसा ही हुआ तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है समर साहब। मैं समझता हूँ इस तमाम तर मामले पे ये उनके अपने जहन की इख्तरा ज़रूर हो सकती है। वो ये सोच रही हों कि फ़लाँ केस लगे, फ़लाँ में रिलीफ मिल जाए, फ़लाँ में सज़ा हो। ये मुझे बताएं कि क्या आइन और मावराए आइन और कानून कोई ऐसा केस बना है, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, तोशाखाना 1 में घड़ी खाना काबा के अक्स वाली और दूसरा बल्गरी ज्वेलरी का सेट, उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का अलकादर ट्रस्ट का केस, ट्रस्ट भी एग्जिस्ट करती है, ट्रस्टी भी खुद है मियाँ बीवी, और उसके साथ जमीन भी एग्जिस्ट करती है। काबीना से बंद लिफाफों में फैसले भी करवाए गए, काबीना को बताया नहीं गया। और मई 9 के जो केसेस हैं, अफसोसनाक वाकया जो मई 9 का हुआ, उसके साथ अगर आप देखें तो ये कहते हैं इंसाफ नहीं मिल रहा, इन्हीं अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। यही अदालतें हैं जो यहाँ पे जमानतें भी देती हैं, यही अदालतें हैं जो जमानतें सुनती भी हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मई 9 के 9 मई के या मई 9 के 8 मुकदमात में इनको क्या बेल नहीं मिली? बिल्कुल मिली। फिर तो ड्यू प्रोसेस तो वायलेट नहीं हो रहा, फिर फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे हो रहे हैं, फिर किस चीज का गिला? ये बताएं बैरिस्टर वकील साहब के ये तो मामला हो गया तहरीक इंसाफ का, वहां से आप समझ रहे हैं आपको कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन आपकी अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से आपको कोई थ्रेट फील नहीं हो रही? जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सख्त बयान दिए हैं, सैलाब को लेकर क्रिटिसाइज़ किया है पंजाब और वफाकी हुकूमत को, उस पर मरीम नवाज साहब ने भी लगी लिपटी रखे बगैर जो है उन्हें तुर्की ब तुर्की जवाब भी दिया कल। तो ये कोई नया तनाज़ा शुरू होने जा रहा है पीपल्स पार्टी के साथ? मामला ठीक हो जाएंगे? वजह क्या, आपको क्या लग रहा है बिलावल साहब क्यों इतनी ज़्यादा एकदम से तनकीद के मोड में आ गए? देखिए, सूबे खुद मुख्तार हैं। हाँ, किसी की सजेशन हो सकती है, कोई मामला हो सकता है, कोई सजेस्ट कर सकता है,
मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल वज़ीर आला का एक अपना विज़न है, वो एक अपने तरीके से काम करना चाहती हैं और वो जानती हैं कि किस तरह काम होता है, किस तरह काम किया जाता है। वो सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये जो एक रिलीफ की मद में जो है वो नहीं देना चाहती, वो उससे ज़्यादा कॉम्पनसेट करना चाहती हैं, उससे ज़्यादा मिटिगेशन में अपना हिस्सा डालना चाहती हैं। तो ये अच्छी बात है। सूबे जो हैं NFC अवार्ड के तहत जब पैसे मिलते हैं तो सूबे फिर उन पैसों का इस्तेमाल अपनी जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बाकी दीगर चीज़ें होती हैं, रिहेबिलिटेशन के हवाले से, अदरवाइज अब खाली आप बिस्प को अगर कहें कि खाली बिस्प के थ्रू हो तो ऐसा नहीं है। क्या वज़ीर आज़म ने अमेरिका में ऑन द मार्जिन्स ऑफ UNGA क्या बिल गेट से मुलाकात नहीं की? बिल्कुल की। फ्लड के ऊपर बात हुई, क्या IMF से बात नहीं की और कहा कि आपका अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें कम से कम ये इस हवाले से आप इसको यही बात तो बिलाल भुट्टो ज़रदारी भी कर रहे थे कि जब सैलाब मुल्क में आया है, इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, तो आप लोगों को एक फ्लैश अपील करनी चाहिए थी, वो आपने नहीं की। इस पे वो तनकीद आप पे कर रहे हैं। मरीम नवाज साहब कह रही है जी कि मैं मियां नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं किसी के आगे जो है वो हाथ नहीं फैलाऊंगी। नहीं, इसमें क्या गलत कहा? IMF प्रोग्राम में नहीं है। नहीं, आप ये देखें कि चाइना ने अभी प्रोग्राम में हम नहीं है क्या? देखें IMF पंजाब में अपने पंजाब में जो हुकूमत मरीम नवाज साहब चला रही है, क्या पंजाब के अपने इतने बड़े वसाइल हैं कि उस पर वो सारा सूबा चल रहा है? देखें, वफाक से आप पैसे ले रहे हैं, वफाक पैसे कहाँ से ला रहा है? हम IMF प्रोग्राम में नहीं है क्या? हम IMF प्रोग्राम में हैं, या हमने बात दुरुस्त की। इसीलिए तो वजीर आजम ने मुलाकात की IMF के वहां से चीफ से और उनसे कहा कि जब आप नेक्स्ट जब प्रोग्राम होगा तो प्लीज बी कंसिडरेट, और ये इसको जरूर कंसिडर करें कि हमारे ये बात हमें दुनिया के सामने रखनी चाहिए थी। इस सैलाब के फौरन बाद जो बिलाल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं कि आप दुनिया भर में जो ग्लोबल वार्मिंग के बाकी ममालिक वजह बन रहे हैं, सफ़र हम कर रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन भी नहीं है उसमें, तो दुनिया इसमें कंपनसेट करे पाकिस्तान को। जो हमारा नुकसान हो रहा है, मैं तफरीक कर देता हूं, गलत बात तो नहीं की उन्होंने। दो चीजें हैं, एक तो दुनिया को बावर करवाना, एक हमें IMF प्रोग्राम में है। IMF के चीफ के साथ जब मुलाकात हुई वहां पे और नमाजिज ऑफ UNGA, उन्होंने कहा कि इस चीज को जरूर आप अकाउंट फॉर कीजिएगा, कंसिडर कीजिएगा एट द टाइम ऑफ आवर प्रोग्राम। ये नहीं हो सकता कि आप कशकोल उठा के मुल्क फिरें। कशकोल उठा के तो कोई नहीं जाता। फ्लैश अपील तो दुनिया भर में प्रैक्टिस है, फ्लैश अपील की जाती है, कुदरती आफत जब आती है। चाइना ने ऑलरेडी कर दिया है, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि मतलब देखिए, लोगों को ऑलरेडी कई ममालिक ऐसे हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, ब्रदर ममालिक हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान की असिस्टेंस को आ रहे हैं। आपको ये क्यों लाजम मलजूम किया जा रहा है कि आप कशकोल उठाएं और फिर मुल्क फिरें? ऐसे तो नहीं होता। कोई अपनी कोई मुल्क की इज्जत होती है, कोई मुल्क का वकार होता है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की बैरिस्टर अकील साहब की, जिनका कहना है कि किसी किस्म की कोई भी डील या ढील किसी को भी नहीं दी जाएगी, ना ही दी जा रही है। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।